नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इस क्लास में हम बीए 6 सेमेस्टर की होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को करेंगे। जो सेमेस्टर की परीक्षाएं 6 सेमेस्टर की हैं वो एमसीक्यू पैटर्न में होंगी। जो 6 सेमेस्टर का जो पेपर है वो 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम भारत के भूगोल को कवर करेंगे, जिसका हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं एमसीक्यू माध्यम से। आज इस क्लास में हम सेकेंड यूनिट का एमसीक्यू करेंगे, जो बीए 6 सेमेस्टर जियोग्राफी का पेपर है। ये सभी यूनिवर्सिटी और सभी विश्वविद्यालयों में, जो महाविद्यालयों में होने वाले, कॉलेजों में होने वाली परीक्षाएं हैं, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो बीए 6 सेमेस्टर जियोग्राफी फर्स्ट पेपर को हम देखते हैं। उसका आज सेकंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट को हम कवर कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। हम शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन टू आंसर को देखेंगे केवल, इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जो चर्चा करने वाली बात होगी उसे हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखें, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो भारत की जलवायु है वो अक्षांश, समुद्र से दूरी, हिमालय पर्वत, ये जो सभी फैक्टर्स हैं वो जलवायु को प्रभावित करते हैं, भारतीय जलवायु को। तो पहले का जो राइट आंसर है वो डी है, उपयुक्त सभी। वही दूसरे क्वेश्चन को हम देखें, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो जो दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है वो केरल में लगभग 5 जो जून होता है, वहीं मई जून से प्रवेश करना शुरू कर देता है। तो जो केरल पर सबसे पहले पहुंचता है भारतीय मानसून, जो दक्षिण पश्चिम का मानसून होता है। इसका राइट आंसर जो दूसरे प्रश्न का है वो है केरल। अगला क्वेश्चन हम देखें, दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरे भारत में कितने प्रतिशत वर्षा प्राप्त होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरे भारत में लगभग 90% वर्षा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है जो ये है। अगला क्वेश्चन हम देखें, 4 नंबर, मानसून किस भाषा का शब्द है। मानसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, जिसे मानसून मौसम शब्द का अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ऋतु के अनुसार या मौसम के अनुसार हवाओं का मुड़ना, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड जिसे कहते हैं। तो अरबी भाषा में मानसून को मौसम कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हवाओं की दिशा में परिवर्तन। 5 नंबर क्वेश्चन को हम देखें, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भारत में बहने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली जो गर्म हवाएं होती हैं उसे लू कहते हैं। जो 5 नंबर का राइट आंसर है वो डी है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर हम देखें, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य जो है वो तमिलनाडु है। इसका 6 नंबर का राइट आंसर है वो बी है। मानसून को निम्न वर्तन इंगित होता है। तो जो मानसून है वो निम्न वर्तन जो इंगित करता है वो साफ आकाश है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से है और स्थल पर ताप बढ़ने से है। इसका जो राइट आंसर है 7 नंबर का वो है सी।
निम्न राज्यों में से किस राज्य में औसत वार्षिक वर्षा होती है? ये क्वेश्चन छूट गया है। औसत वार्षिक वर्षा जो अगर भारत की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा है जो मेघालय में मानसीराम और चेरापूंजी में होता है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखें। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की सामान्यतः दिशा क्या होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्तर पूर्व मानसून होता है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की जो दिशा है। 9 नंबर का राइट आंसर है वो जो डी है, आम्र वर्षा है। आम्र वर्षा जो है वो आम की बारिश का होना है। अगला क्वेश्चन हम देखें। मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। क्वेश्चन नंबर हम 12 को देखें। हमारे देश की कृषि आधारित उद्योग एवं अन्य संबंधित आर्थिक पहलू किस पर निर्भर हैं? तो जो हमारा देश है वो पूर्णतः जलवायु पर निर्भर है। हमारे देश की कृषि आधारित उद्योग एवं अन्य संबंधित आर्थिक पहलू किस पर निर्भर हैं? तो जो है वो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। हमारे देश की जो कृषि है ये आंसर गलत है। जो हमारी भारत की कृषि है वो मानसून प्रभावित कृषि है। जैसा कि कहा भी जाता है भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो बी होगा 12 नंबर का। ग्रीष्म ऋतु में पवनें चलती हैं जल से स्थल की ओर। इसका राइट आंसर है ग्रीष्म ऋतु में, यानी जो पवनें हैं वो जल से स्थल की ओर चलती हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को हम देखें। शीत ऋतु में पवने का उद्गम कहाँ होता है? शीत ऋतु में पवनों का उद्गम जो होता है वो स्थल पे होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखें। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण परिकल्पना किसने दिया था? तो फ्लोन महोदय ने दिया था। 15 का राइट आंसर जो है वो डी है। 16 नंबर का क्वेश्चन को देखें। फ्लोन के अनुसार मानसून की जननी है वाताग्र, जिसे फ्रंट कहते हैं। 16 का राइट आंसर सी है। यह किसने कहा था कि मानसून पवनों की दिशा में मौसमी परिवर्तन तापीय कारणों से न होकर ग्रीय वायुक्रम में व्यापारिक पवनों के पुनर्स्थापन का प्रतीक है? तो ये फ्लोन महोदय ने कहा था। 17 का राइट आंसर है जो ये है। स्पेट किस देश का भूगोल वेता था? स्पेट जो था वो ऑस्ट्रेलिया का भूगोल वेता था। 18 का राइट आंसर है वो सी है, सही है। 19 नंबर क्वेश्चन को देखें हम। तो चक्रवात विभिन्न वायुपुंजों में के मिलने पर बने वाताग्र के कारण उत्पन्न होते हैं, यह किस भूगोलवेता ने माना है? तो स्पेट ने माना है। राइट आंसर जो 19 का है वो बी है। वही 20 नंबर क्वेश्चन को देखें। उच्च स्तरीय वायु संचरण होता है जेट स्ट्रीम में होता है। 20 का राइट आंसर है वो ये है। जेट स्ट्रीम से संबंधित नहीं है कौन से भूगोलवेता नहीं, कोटेश्वर नहीं है, ना ही फ्लोन है। ये जो है कोटेश्वर जो भारतीय भूगोलवेता हैं, फ्लोन और रामास्वामी ये जो हैं जेट स्ट्रीम से संबंधित हैं। जो स्पेट महोदय हैं वो जेट स्ट्रीम से संबंधित नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन को हम देखें तो जेट स्ट्रीम चलती है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। जो 22 नंबर का राइट आंसर है वो बी है। जेट स्ट्रीम किसके कारण दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है? तो जो तिब्बत का पठार है ये क्वेश्चन गलत है। ये जो बी दिया है। हिमालय पर्वत से टकराकर जेट स्ट्रीम जो है वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक तिब्बत वाले क्षेत्र में चली जाती है और दूसरा भारत में आ जाती है। तो जो राइट आंसर इसका है वो हिमालय है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखें। ला नीना की परिस्थितियों विकसित होने पर भारत के मानसून पर
क्या परिवर्तन होता है? भारत में मानसून प्रबल होता है। अगर ला नीना की स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत का मानसून मजबूत होता है। अगर अल नीनो की स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत का मानसून कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे अकाल सूखा जैसी समस्याओं का सामना भारत को करना पड़ता है। तो 24 का जो राइट आंसर है वो बी है। 25 नंबर क्वेश्चन को देखें। दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट औसत से अधिक तापमान हो जाने के कारण होने को क्या कहते हैं? तो अल नीनो कहते हैं। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर के जो पेरू तट है, अगर इसको हम समझाएं तो ये दक्षिणी अमेरिका बन गया। तो इसके जो पेरू तट है वहाँ पर सामान्य से अधिक तापमान हो जाता है, तो यहाँ पर अल नीनो की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे भारतीय मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। वहीं पर ला नीना की स्थिति से यहाँ पर जो है पेरू के तट पर औसत से अधिक ठंडा हो जाता है, जिससे भारतीय मानसून प्रबल हो जाता है, यानी अधिक मजबूत हो जाता है। तो ये स्थिति है। इस क्लास में क्वेश्चन टू आंसर करेंगे, वरना अगर इसे हम समझेंगे तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। भारतीय मानसून को समझना होगा तो हम किसी क्लास में पढ़ लेंगे उसे। तो अभी के लिए हम चलते हैं क्वेश्चन टू आंसर को देखते हुए, क्योंकि वो भारतीय मानसून है, वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी टफ टॉपिक माना जाता है। तो इसमें हम केवल क्वेश्चन टू आंसर को ही देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन को देखें हम। भारतीय अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है? जैसा कि अभी हम ऊपर बता ही चुके हैं, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ, और अर्थव्यवस्था जो है वो भारतीय कृषि से ही रिलेटेड है। तो 26 नंबर का जो राइट आंसर है, भारत की कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों मानसून पर निर्भर है। राइट आंसर जो 26 का है वो बी है। फ्लोन के अनुसार मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है? 27 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है वो वाताग्र के मिलने से होते हैं, फ्लोन महोदय बताते हैं। जो राइट आंसर है 27 का वो ये है। 28 नंबर क्वेश्चन को हम देखें। अंतरा-उष्णकटिबंधीय अपसरण परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो फ्लोन महोदय ने अंतरा-उष्णकटिबंधीय परिकल्पना दिया था ITCZ का, वो फ्लोन महोदय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर हम 28 को देखें तो उसका राइट आंसर ये है। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अल नीनो की परिस्थिति में विकसित होने पर भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? अल नीनो की स्थिति में जो होता है भारतीय मानसून कमज़ोर पड़ जाता है, और ला नीनो की स्थिति में भारतीय मानसून जो होता है वो अधिक प्रबल और शक्तिशाली होता है, जिससे भारत में काफ़ी अच्छी वर्षा होती है। 29 का राइट आंसर है जो ये है। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ला नीना प्रभाव का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो ला नीना मानसून है, मानसून पर बलवती यानी मानसून जो होता है वो मजबूत हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। 30 का राइट आंसर है जो बी है। 31 नंबर क्वेश्चन को देखें। मानसून की उत्पत्ति के विषय में पारंपरिक अवधारणा क्या है? संस्थापित संकल्पना परिकल्पना है मानसून उत्पत्ति का। जो 31 का राइट आंसर है वो बी है। 32 नंबर क्वेश्चन को देखें तो जेट स्ट्रीम किसका अंग है? वह है, तो जेट स्ट्रीम जो है वो उच्च स्तरीय वायु संचरण का अंग है। जो 32 का राइट आंसर है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखें। विभिन्न वायुपुंजों के मिलने से बने वाताग्र के कारण मानसून की उत्पत्ति किस विद्वान ने मानी? तो स्पेड महोदय ने मानी। राइट आंसर 33 का जो है वो सी है। 34 नंबर क्वेश्चन को देखें तो क्राइस्ट शिशु किसे कहते हैं? तो क्राइस्ट शिशु अल नीना और ला नीना को कहते हैं, यानी जीसस के पुत्र एवं पुत्री को कहते हैं। अल नीनो को पुत्री कहते हैं, ला नीना को पुत्र कहते हैं। वो जो ईसा मसीह जीसस थे, क्राइस्ट के जो पुत्र हैं, उन्हें अल नीनो ला नीनो को कहा जाता है। जो 34 का राइट आंसर है वो डी है। आ और बा दोनों को कहा जाता है क्राइस्ट के पुत्र यानी शिशु। 35 नंबर क्वेश्चन को देखें तो निम्नलिखित में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो गुजरात में अधिक वेटलैंड है, यानी आर्द्रभूमि है। 35 का राइट आंसर जो है वो
ये है। 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो भारत के क्षेत्रफल पर जो सर्वाधिक विस्तार है वो जलोढ़ मृदा का विस्तार है। 37 नंबर क्वेश्चन देखें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां हैं? तो ICAR जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसके अनुसार भारत में रंगों के आधार पर 8 प्रकार की मिट्टियां बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर देखें, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा समूह लौह के अतिरेक होने के कारण अनुर्वर हो जाती है? तो लेटेराइट जो मृदा है लौह के कमी के कारण अनउपजाऊ हो जाती है। वही हम 39 नंबर क्वेश्चन को देखें, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? तो बांगर कहलाती है। यानी ओल्ड एलुवियल सॉइल जो है उसे बांगर कहते हैं और जो न्यू एलुवियल सॉइल है उसे खादर कहते हैं। यानी नई मिट्टी को जो कहते हैं जलोढ़ मृदा के, वो खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। जलोढ़ मृदा को कछारी मिट्टी भी कहा जाता है और कछारी मिट्टी जो है वो जलोढ़ मृदा है, एलुवियल सॉइल। 39 का राइट आंसर जो होगा वो ये होगा। 40 प्रश्न को देखें, 40 नंबर प्रश्न को, लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है? मालाबार तट पर लेटेराइट मृदा अधिक पाई जाती है। लेटेराइट मृदा वहीं पर अधिक पाई जाएगी जहां पर अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान होगा, तो ये कंडीशन मालाबार के तट पर पाई जाएगी। तो 40 का राइट आंसर जो है वो ये है। 41 नंबर क्वेश्चन को देखें, तो मखरेला यानी लेटेराइट मिट्टी किसका परिणाम है? तो काली मिट्टी का परिणाम है। 42 नंबर क्वेश्चन को देखें, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और सिका की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोमट कहते हैं। यानी क्ले और सैंड की जो मात्रा बराबर हो जाती है तो उसे दोमट कहते हैं जलोढ़ मृदा में। 43 नंबर क्वेश्चन को देखें हम, ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण करती हैं? तो लाल मिट्टी का निर्माण करती हैं ग्रेनाइट और जो नीस की चट्टानें हैं। 43 का राइट आंसर होगा जो ये होगा। 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेटेशियस युग में दरारी उद्भेदन के निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो काली मिट्टी से हुई है। काली मिट्टी का निर्माण हुआ है दरारी उद्भेदन से क्रीटेशियस युग में। ये टॉपिक अगर पढ़ें तो बहुत बड़ा टॉपिक है। जब भारत अलग हुआ था अफ्रीका महाद्वीप से, तब वो जब रीयूनियन हॉट स्पॉट से गुजरा था, तब वहाँ पर दरारी उद्भेदन के कारण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे से काली मिट्टी का निर्माण हुआ था क्रेटेशियस युग में। तो आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम देखें तो 45 नंबर क्वेश्चन को, तो निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः हो जाती है? तो जो काली मिट्टी है वो स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। जब इसमें पानी की मात्रा होती है तो ये मक्खन के समान कोमल हो जाती है। वहीं जब इसमें मृदा में पानी की कमी, सूख जाती है मृदा, तो इसमें बड़े बड़े दरारें, क्रैक पड़ जाते हैं, जिसके कारण इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखें, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है? तो जो काली मिट्टी है काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। जो इसका सर्वाधिक विस्तार है वो महाराष्ट्र में है, रेगुर या काली मिट्टी का। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जो जलोढ़ मृदा होती है उसको कम रसायन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये अत्यधिक लंबी दूरी से तय करती हुई नदियाँ जो अपरदन से लाती हैं आवश्यक जो पोषक तत्व हैं, जिसके कारण इसमें फर्टिलाइज़र का कम ही उपयोग होता है और अधिक उत्पादन होता है कृषि में। तो जो जलोढ़ मृदा है ये
कम उर्वरक की आवश्यकता होती है इसमें। इसका राइट आंसर है जो सी है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्रों पर विस्तृत है? तो प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक मिट्टी जो है वो काली मिट्टी है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियाँ को कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो जो भारतीय कृषियों के जो प्रमुख वर्ग हैं वो 4 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें 50 नंबर क्वेश्चन को। तो निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खंड बने हैं? तो जो ऑस्टिन सीट है वो ऑस्टिन सीट के कारण चंबल के बीहड़ बने हैं, यानी चंबल के खंड। जो चंबल नदी है वो गली इरोजन करते हुए बीहड़ का निर्माण करती है, जिसे बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। चंबल, ये क्वेश्चन गलत है शायद, ये इसमें अवनलिका अपरदन होगा, गली इरोजन करती है। क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें काफ़ी कठोर चट्टानें हैं, तो नदियाँ अपनी जो चंबल नदी है वो काफ़ी घूमती हुई अपने गली नालों के समान उसका अपरदन करते हुए आगे बढ़ती है, तो इसे अवनलिका या गली अपरदन कहते हैं। तो जो 50 का राइट आंसर है वो डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो वही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है क्रीटेशियस युग में। अगला क्वेश्चन 52 नंबर की बात करें तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होता है? कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। जो काली मिट्टी का विस्तार है वो सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, सम पार्ट गुजरात में है, कर्नाटक में है, कुछ मध्य प्रदेश में है, लेकिन सर्वाधिक जो काली मृदा का विस्तार है वो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन हम बात करें तो 53 नंबर का जो राइट आंसर, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा है, जो गंगा के मैदानों में सर्वाधिक पाई जाती है, जिसका भारत में सर्वाधिक विस्तार है वो जलोढ़ मृदा का है। अगला क्वेश्चन हम 54 नंबर की बात करें तो निम्न में से कौन सा सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? तो जलोढ़ मृदा ही है, क्योंकि इसमें उर्वरक की कम आवश्यकता होती है। तो जो 54 का राइट आंसर है वो डी है। तो आज की क्लास में हम BA 6 सेमेस्टर की जो पार्ट 1 भूगोल की परीक्षा का जो पेपर होने वाला है उसको कवर कर लिए हैं, दूसरी यूनिट को। अगर आपको किसी भी प्रश्न में त्रुटि लगती है तो कमेंट करिएगा, अगली क्लास में हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और हम इस श्रृंखला में BA 6 सेमेस्टर की सभी क्लासें को करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस क्लास से लगभग 10 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर फंसेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में यूनिट नंबर 3 को लेकर। तो आप सभी का धन्यवाद।